कर। मांगने से कब मिली है खुशी मेरे दोस्त, तू अपने हर कदम पर विश्वास पैदा कर। जब इरादा कर ही लिया है जीतने का तो हारने की फिक्र कैसी। जब सीखने का जुनून सिर पे सवार हो तो एकलव्य जैसे शिष्य गुरु द्रोण की प्रतिमा को गुरु मानकर इतिहास बदल देते हैं। परंतु इस युग में आपकी उंगलियों पर है पूरी टेक्नोलॉजी, तो सीखने से कैसा डर। चलिए करते हैं आपके इस स्टैटिक जीके के डर को दूर। स्वागत है आप सभी का हमारी राज्य दर्शन सीरीज में, जिसकी शुरुआत होगी 20 अक्टूबर से प्रतिदिन सुबह 7 बजे और केवल एक वीडियो से एक राज्य का पूरा स्टैटिक जीके कवर करेंगे। तो जुड़ना मत भूलिए रोजाना सुबह 7 बजे राज्य दर्शन श्रृंखला में आपके अपने नवदीप सर के साथ एसएससी अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एसएससी अड्डा 24/7 पर और वेलकम टू द राज्य दर्शन सीरीज। आज ये तीसरा एपिसोड है और हम एक ही वीडियो के माध्यम से एक राज्य का पूरा स्टैटिक जीके पढ़ने की कोशिश करते हैं। और आज हम मध्य प्रदेश के बारे में जानेंगे। मध्य प्रदेश जिसे कहा जाता है भारत का हृदय। एमपी अजब है, सबसे गजब है, ये मध्य प्रदेश के टूरिज्म की टैगलाइन है। और दोस्तों विशेष लगाव मेरा इसलिए भी क्योंकि मेरा होम स्टेट है। आइए आज मध्य प्रदेश को जानना शुरू करें। मध्य प्रदेश की स्थापना से लेकर के मध्य प्रदेश के बैकग्राउंड तक जाएंगे कि उसका इतिहास क्या रहा, और उसके बाद मध्य प्रदेश के आर्ट, कल्चर एवं उससे रिलेटेड स्टैटिक इंफॉर्मेशन को पूरी तरीके से क्लियर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज राज्य दर्शन सीरीज में मध्य प्रदेश के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। लेकिन इसके पहले कि मध्य प्रदेश को पूरी तरह से पढ़ना शुरू किया जाए, आप सभी को विजयादशमी पर्व की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। बुराई पर अच्छाई की जीत का यह पर्व भगवान राम द्वारा रावण को मारे जाने पर सेलिब्रेट किया जाता है। और ये दशहरा का जो पर्व है, ये हमारे परंपरा का इतना महत्वपूर्ण पर्व है, हमारी संस्कृति में इतने अच्छे तरीके से घुला हुआ है कि जब जब दशहरा शब्द हमारे सामने आता है, हम माँ दुर्गा की 9 दिनों तक लगातार उपासना करने के बाद इस बुराई पर अच्छाई की पाई गई विजय का पूरी तरीके से हर्षोल्लास के साथ खुशी मनाते हैं। तो चलिए दोस्तों, इन्हीं दशहरे की शुभकामनाओं के साथ आपके लिए शुरुआत करते हैं हम आज मध्य प्रदेश को पढ़ना। और मध्य प्रदेश के बारे में एक बहुत खूबसूरत सी कविता कि सुख का दाता सबका साथी, शुभ का यह संदेश है, माँ की गोद पिता का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश है। विंध्याचल सा भाल नर्मदा का जल जिसके पास है, यहाँ ज्ञान विज्ञान का लिखा गया इतिहास है। उर्वर भूमि सघन वन रत्न संपदा जहाँ अशेष है, स्वर सौरभ सुषमा से मंडित मेरा मध्य प्रदेश है। चंबल की कलकल से गुंजित कथा तान बलिदान की, खजुराहो की कथा कला की, चित्रकूट में राम की, भीम बैठका आदि कला का पत्थर ये अभिषेक है। अमृत कुंड अमरकंटक में ऐसा मध्य प्रदेश है। और दोस्तों, शिप्रा में अमृत घट छलका, मिला कृष्ण को ज्ञान यहाँ, महाकाल को तिलक लगाने हमें मिला वरदान यहाँ। कविता न्याय वीरता गायन सब कुछ यहाँ विशेष है। हृदय देश का यह मैं इसका मेरा मध्य प्रदेश है। सुख का दाता सबका साथी, शुभ का यह संदेश है, माँ की गोद पिता का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश है। महाकालेश्वर की धरती है मध्य प्रदेश, और उन्हीं महाकालेश्वर को प्रणाम करते हुए हम आज के इस मध्य प्रदेश के सेशन की आइए दोस्तों करते हैं शुरुआत। पर उसके पहले आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन किए कि अगर आप लोग ऐप डाउनलोड करते हो अड्डा 24/7 का, तो इस ऐप के अंदर ही आपको मिल जाएगी ये पीडीएफ। आपको इतने सारे फायदे भी एक साथ मिलेंगे जो कि आपके लिए अत्यंत जरूरी हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। और इस ऐप के माध्यम से ही आप बहुत सारी चीजें अपने आप कवर कर सकते हैं, जिसमें आपको इतने सारे एडवांटेजेस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। आगे बढ़ें दोस्तों, तो हम ये पाते हैं कि मध्य प्रदेश पूरी तरीके से लैंडलॉक्ड है। यानी कि मध्य प्रदेश ना तो किसी समुंदर के साथ बॉर्डर शेयर करता, ना किसी कोस्टल एरिया में आता। और तो और मध्य प्रदेश की अगर चर्चा की जाए तो उत्तर प्रदेश,
छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, ये सभी के सभी जो राज्य हैं ये मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्यों में गिने जाते हैं। तो आइए मध्य प्रदेश के सभी 55 जिलों के बारे में एवं इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन के बारे में आज जानना शुरू कर दिया जाए। सबसे पहली बात तो यह है कि मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्यों में उत्तर में उत्तर प्रदेश है, पूर्व में है छत्तीसगढ़, जैसा कि मैंने आपको बताया। उसके अलावा दक्षिण में महाराष्ट्र है और पश्चिम में गुजरात और राजस्थान है। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये गुजरात और राजस्थान, इधर उत्तर दिशा की तरफ उत्तर प्रदेश, यहाँ छत्तीसगढ़ एवं नीचे साउथ में महाराष्ट्र मौजूद है। दोस्तों, अगर मध्य प्रदेश की स्टैटिक इंफॉर्मेशन की चर्चा की जाए तो ये हमारे भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। और ये दूसरा सबसे बड़ा राज्य अगर आप एरिया देखें तो 3,08,252 स्क्वायर किलोमीटर का, जनसंख्या देखें तो लगभग 7,26,00,000 के आसपास, राजधानी इसकी भोपाल है, जिले हैं यहां पर 55 और निर्माण हुआ था 1 नवंबर सन 1956 को। क्षेत्रफल में स्थान दूसरा तो है ही इसका। जनसंख्या का घनत्व देखें तो 240 व्यक्ति प्रति स्क्वायर किलोमीटर। साक्षरता दर की चर्चा की जाए तो 2011 की जनगणना के अनुसार 69.32% यहाँ की साक्षरता दर है, जो कि सच में बहुत कम है। और यहाँ का हाईकोर्ट जो है मध्य प्रदेश हाईकोर्ट, यह जबलपुर में स्थित है, जिसकी खंडपीठ भी 2 अलग अलग जगहों पर मौजूद है। इसके अलावा दोस्तों, अगर स्टैटिक इंफॉर्मेशन की ही बात की जाए तो यहाँ फीमेल टू मेल रेशियो है 931 से 1000। साथ ही साथ लेजिस्लेटिव असेंबली की सीटें हैं 230, लोअर हाउस यानी कि लोकसभा की सीटें 29 हैं और अपर हाउस की सीटें हैं टोटल 11। गवर्नर हैं मंगूभाई छगन भाई पटेल और सीएम मुख्यमंत्री यहाँ के शिवराज सिंह जी चौहान। चीफ सेक्रेटरी मुख्य सचिव है यहाँ पर श्री इकबाल सिंह बैंस और चीफ जस्टिस यानी मुख्य न्यायाधीश इस समय पर हैं जस्टिस रवि विजय कुमार मलिमथ जी। इन्हीं लोगों की जो फोटोज हैं वो मैंने रखी हैं, यहां से आप देख सकते हैं। करंट सीएम शिवराज सिंह चौहान जी, हालांकि नवंबर 2023 में इलेक्शंस होने वाले हैं मध्य प्रदेश में, उसके बाद क्या तस्वीरें होंगी वो राजनीतिक रूप से तो हम बाद में देखेंगे। फिलहाल यहां पर मंगूभाई छगन भाई पटेल जी को देखिए। ये जो आपके सामने हैं ये है इकबाल सिंह बैंस साहब यानी मुख्य सचिव, और नीचे जिन्हें आप देख पा रहे हैं ये हैं रवि विजय कुमार मलिमथ जी, जो कि चीफ जस्टिस हैं जबलपुर हाईकोर्ट के, मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट के। दोस्तों, आइए मध्य प्रदेश के थोड़ा सा इतिहास की चर्चा की जाए। और मध्य प्रदेश को अगर आप समझो तो आप पाओगे कि जब मध्य प्रदेश बना उस समय पर क्या क्या मध्य प्रदेश में अलग अलग हिस्से हुआ करते थे। आप देखें कि एक मध्य प्रदेश का हिस्सा है जो मध्य भारत हुआ करता था, बीचों बीच ये भोपाल राज्य हुआ करता था। अगर आप इसे पाएं तो इसे मध्य प्रदेश कहते थे, और ये जो हरे रंग से है इसे विंध्य प्रदेश कहा जाता था। विंध्य प्रदेश में दतिया भी आता था और बाकी बुंदेलखंड एवं बघेलखंड का क्षेत्र। दोस्तों, आप पाओगे कि मध्य प्रदेश में ये वाला जो क्षेत्र है यह है मालवा का, ये वाला जो क्षेत्र है बुंदेलखंड का, इधर जो क्षेत्र है वह बघेलखंड का, और इसी तरीके से मैं आपको अभी रेलेवेंट पॉइंट बताता चलूंगा जिसे जान करके आपको बड़ा मजा आएगा। ज्योग्राफिकल लोकेशन मध्य प्रदेश की हमेशा से ऐसी रही है कि राजस्थान के बगल में होने के कारण यहां पर राजवंशों का अच्छा खासा शासन रहा, और राजवंशों का इन्फ्लुएंस मध्य प्रदेश पर कुछ इस कदर रहा कि मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में शुरुआती दौर में तो शक राजाओं का भी शासन रहा। उज्जैन बहुत ही महत्वपूर्ण शहरों के रूप में गिना जाता रहा है। कालिदास का जन्म और कालिदास का जो समय काल है वह उज्जैन में बीता है। उनके द्वारा लिखे गए मेघदूत में उज्जैन का वर्णन भी है, और उज्जैन को पहले अवंती के रूप में जाना भी जाता था। उसके अलावा यदि आप अशोक के समय काल में देखें तो बहुत सारे स्तूप हैं जो मध्य प्रदेश के अंदर हमें मिलते हैं। रायसेन में देखें तो सांची का स्तूप, सतना में देखें तो भरहुत का स्तूप, ये सब स्तूप मध्य प्रदेश के अंदर मौजूद हैं, और ये उस समय पर बनाए गए थे जिस समय पर भारत में मौर्यों का शासन हुआ करता था। विशेषतः हम सम्राट अशोक चक्रवर्ती की चर्चा कर रहे हैं। मध्य प्रदेश वास्तविकता में ज्योग्राफिकली एकदम बीचों बीच है, और भौगोलिक परिस्थिति बीचों बीच होने के कारण यहां पर प्रभावों को हम काफी अच्छे से समझ पाते हैं। तो दोस्तों, एक ब्रीफ हिस्ट्री पर अगर नजर डाली जाए
तो हम पा सकते हैं कि सबसे पहले प्री हिस्टोरिक पीरियड में, यानी कि प्रागैतिहासिक काल में जब पत्थर युग था, उस समय पर भी यहाँ बहुत डेवलपमेंट हुए, जैसे भीमबेटका में, आदमगढ़ में, जावरा में, रायसेन में, पचमढ़ी में, वो डेवलपमेंट हमें देखने को चलते हैं। राजवंशों के इतिहास के दौरान की चर्चा की जाए तो राजवंशों के इतिहास के दौरान सबसे पहले हमें ट्रेसेस मिलते हैं कि सम्राट अशोक का सीधा प्रशासन मध्य प्रदेश के क्षेत्रों के ऊपर रहा। मालवा एवं अवंती पर पहले तो अशोक ने गवर्नर के तौर पर काम किया और बाद में सम्राट बनने पर इन क्षेत्रों पर बड़ा मजबूती से कब्जा किया। ऐसा कहा भी जाता है कि अशोक की 5 रानियों में से एक रानियां विदिशा की थी और यही कारण है कि अशोक का विशेष लगाव मध्य प्रदेश के उन क्षेत्रों से रहा है जो विदिशा एवं उसके आसपास के क्षेत्र हुआ करते थे। सम्राट अशोक की मृत्यु के बाद 3री से लेकर के 1ली शताब्दी तक पावर का स्ट्रगल चलता रहा। शुंग, कुषाण, सातवाहन, इन सभी ने आपस में बहुत बड़ा संघर्ष किया और अंततः उज्जैन इनके बीच एक महत्वपूर्ण शहर बनकर के उभरा। बाद में 4ठी से 6ठी शताब्दी के आसपास जब गुप्त वंश का शासन भारत में हुआ तो यह एक श्रेष्ठ युग कहा जाता है, जिस श्रेष्ठ युग में गुप्तों ने मध्य प्रदेश को संरक्षित किया। यहां पर बहुत सारे मंदिरों का निर्माण किया, जिनमें से खोह मंदिर है जो कि सतना जिले में है, पार्वती मंदिर है, नचना कुठार मंदिर है। ये सभी मध्य प्रदेश के बघेलखंड क्षेत्र में मौजूद वो मंदिर हैं जो कि भारत में सबसे पुराने मंदिरों के तौर पर गिने जाते हैं, क्योंकि गुप्त काल में ही मंदिर बनाने की परंपरा की शुरुआत हुई थी और शुरुआत भी इसकी मध्य प्रदेश से ही। दोस्तों, हूणों के आक्रमण के बाद जो इक्वेशन है वह मध्य प्रदेश का बदल गया। यशोवर्मन जो मालवा के राजा हुआ करते थे, हालांकि उन्होंने 518 से 528 एडी के बीच हूणों को हराया, परंतु उसके बाद जैसे ही सम्राट हर्षवर्धन का उल्लेख आता है, सम्राट हर्षवर्धन नर्मदा नदी के पूरे ऊपर की तरफ शासन किया करते थे। 647 ईस्वी में सम्राट हर्षवर्धन की भी मृत्यु हुई और उसके बाद आता है राजपूत काल। राजपूत काल में परमार जो मालवा में थे वो बहुत मजबूत हुए और बुंदेलखंड में चंदेल वंश बहुत मजबूत हुआ। ये दोनों राजपूत वंशों ने इन पूरे बुंदेलखंड रीजन और मालवा रीजन को डोमिनेट किया और राजा भोज, जिन्हें कहा जाता है परमार वंशी, उन्होंने भोजदेव मंदिर भी बनवाया था जो कि बेतवा नदी के तट पर रायसेन जिले में है और भोजपुर के नाम से प्रसिद्ध है। भगवान शिव की बहुत बड़े शिवलिंग है भोपाल के निकट। परमार राजा भोज ने ही आखिरकार भोपाल शहर को बसाया और भोपाल शहर ही इस मध्य प्रदेश की राजधानी है, जिसे पहले भोजपाल के रूप में जाना जाता था। इंदौर और धार से शासन इस राजपूत वंश का रहा, परमार वंश का। परंतु 13वीं शताब्दी की शुरुआत की अगर बात की जाए तो उसी समय पर भारत में जब 13वीं शताब्दी और 14वीं शताब्दी के बारे में चर्चा करते हैं, उस समय पर परमार वंशियों को हरा करके दिल्ली सल्तनत के शासकों ने अपनी सत्ताओं को यहां पर मजबूत किया। लगभग 14वीं शताब्दी के आसपास चर्चा की जाए तो ग्वालियर में तोमर राजा आए और मालवा में, जो कि मांडू राजधानी बना करके, कुछ मुस्लिम सल्तनतों का उदय हुआ। इन मुस्लिम सल्तनतों में बाज बहादुर का नाम बड़ी प्रमुखता से लिया जाता है, क्योंकि अकबर का जो युद्ध है वह बाज बहादुर के प्रति, या अकबर का अभियान बाज बहादुर के प्रति काफी महत्व रखता है। दोस्तों, अगर मध्य प्रदेश की हम अभी की चर्चा करें तो ये पहले तो मुगल एम्पायर के अंतर्गत आता था, फिर धीरे से गोंडवाना और महाकौशल जो प्रांत थे उन प्रांतों ने भी अपनी सत्ता को यहां मजबूत किया और फिर आगे चल करके समय बदला। तो समय बदलने के बाद मुगल कंट्रोल कमजोर हुआ। मुगल कंट्रोल कमजोर हुआ तो मराठों का कंट्रोल बढ़ा और मराठे जब आए तो उनमें होलकर इंदौर से मालवा वाले एरिया में शासन किया करते थे। महाकौशल वाला जो क्षेत्र था वह भोसले लोगों के कंट्रोल में आता था। सिंधियाओं ने ग्वालियर को कंट्रोल किया। गोंडवाना और विदर्भ में जो एरिया थे वह भोसले लोगों के नागपुर वाले एरिया के कंट्रोल में आया करते थे। तो मुगलों के बाद मराठों का कंट्रोल रहा है मध्य प्रदेश में, लेकिन कुछ समय के बाद दोस्त मोहम्मद खान के डिसेंडेंट्स ने लड़ाई की और लड़ाई करने के बाद अंततः मराठों से अपनी पकड़ को मजबूत किया। मराठे यहां कमजोर हुए और धीरे धीरे भोपाल राज्य को पूरी तरीके से एक नवाबों का शहर बना दिया गया। तो दोस्तों, ये जो नवाबों का शहर है भोपाल राज्य, जिसकी हम चर्चा करते हैं, यह भोपाल राज्य आजादी के समय भी काफी महत्व रखता था। बहरहाल, इसी की चर्चा के दौरान हम ये पाते हैं कि हम मध्य प्रदेश की हिस्ट्री को 1913 से देखते हैं।
सेंट्रल प्रोविंसिव लेजिस्लेटिव काउंसिल जो थी वो बनी, और ये जो मध्य प्रांत विधान परिषद थी, इस मध्य प्रांत विधान परिषद को 8 नवंबर को फाउंड आउट किया गया था 1913 में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में आया और उसके बाद सेंट्रल प्रोविंस लेजिस्लेटिव असेंबली की सीटें यहां पर एलोकेट हुई और सीटें यहां पर निर्धारित की गई। फिर पहला वाला जो इलेक्शन है, डायरेक्ट इलेक्शन 1937 में हुआ, बाद में आजादी मिली 1947 में, और फिर केंद्रीय प्रांत यानी सेंट्रल प्रोविंसेस और बरार वगैरह मिल करके एक इंडियन यूनियन बना चुके थे। मध्य प्रदेश जो राज्य है, मध्य प्रदेश राज्य 1 नवंबर 1956 को अस्तित्व में आता है, जिसकी हम अभी थोड़ी सी विवेचना करेंगे। लेजिस्लेटिव असेंबली की उस समय पर जो स्ट्रेंथ थी वो 184 हुआ करती थी, और 1 नवंबर 1956 को जब रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स हुआ, यानी कि राज्यों का पुनर्गठन हुआ, तो मध्य प्रदेश को बिल्कुल मराठी स्पीकिंग एरियाज से अलग करके बनाया गया। मराठी स्पीकिंग एरियाज को बॉम्बे में मर्ज कर दिया गया, मध्य भारत, विंध्य प्रदेश और भोपाल स्टेट्स को मध्य प्रदेश बना दिया गया। तो इस तरह से लेजिस्लेटिव असेंबली जो मध्य भारत की हुआ करती थी वह होती थी 79, विंध्य प्रदेश की 48 और भोपाल की 23। इस तरह से ये तीनों को मर्ज करके जो मध्य प्रदेश को बनाया गया था उसमें इतनी सीटें हुआ करती थी। बहरहाल समय बदला। विधानसभा शुरुआती दौर में तो ज्यादा नहीं चल पाई, 1956 से 1957 तक ही, और फिर उसके बाद 1957 में सेकंड विधानसभा जब हुए तो 1 अप्रैल 1957 से फिर सरकारें बनी। अब विधानसभा की पहले स्ट्रेंथ तो 288 हुआ करती थी, फिर 321 भी हुई, और एक नॉमिनेटेड मेंबर हुआ करता था जिसको सरकार ने 2020 में एक 104वां संविधान संशोधन ला करके नॉमिनेटेड मेंबर या एंग्लो इंडियन की पोस्ट को ही खत्म कर दिया था। 1 नवंबर 2000 को एक नया राज्य मध्य प्रदेश से तोड़ करके बनाया गया जिसका नाम रखा गया छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ अब एक स्वतंत्र राज्य है। 1 नवंबर 2000 छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस है, वैसे ही जैसे 1 नवंबर 1956 मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस माना जाता है। दोस्तों, अगर भाषाओं की चर्चा की जाए मध्य प्रदेश में तो हिंदी, मालवी, निवाणी, बुंदेली, बघेली बोली जाती है। और यदि आप देखें तो ये जो मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, इसमें मैंने इस मैप के माध्यम से बताने की कोशिश की है कि मालवी जो है वह राजगढ़, विदिशा, गुना, सीहोर, देवास, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, नीमच के आसपास वाले क्षेत्र में बोली जाती है। भीली और निवाणी बोलियां भी लगभग इसी क्षेत्र में बोली जाती हैं। कोरकू जनजाति जहां पर निवास करती है वहां पर आमतौर पर जनजातीय भाषाएं भी, बुंदेली भाषाओं का एक बहुत बड़ा सा क्षेत्र है जहां पर प्रभाव है। नरसिंहपुर, सिवनी, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, सागर, दमोह, छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़, ग्वालियर, भिंड, शिवपुरी से लेकर के और लगभग क्षेत्रों तक। और इसी तरीके से दोस्तों आप पाएंगे कि जो रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, कटनी, उमरिया वाले क्षेत्र हैं, यहाँ बघेली बोली जाती है, जबकि सिंगरौली जो रीवा का पूर्वी क्षेत्र है वहां पर सीधी और सिंगरौली के क्षेत्र में भोजपुरी का भी प्रभाव है जो कि सोनभद्र जिले से लगता है। तो दोस्तों इस तरह से ये खास बात है, और ये खास बात है हमारे प्यारे मध्य प्रदेश की। हिंदी, मालवी, निमाणी, बुंदेली और बघेली ये महत्वपूर्ण भाषाएं। मध्य प्रदेश के साथ एक और खास बात यह है कि मध्य प्रदेश भारत में ऐसा राज्य बना जिसने अपने सारे ऑफिशियल कामों को हिंदी भाषा में करने का फैसला लिया। यानी कि मध्य प्रदेश में यदि आपको एक एप्लीकेशन भी किसी सरकारी ऑफिस में लिख करके देनी है तो उस आवेदन पत्र को हिंदी में ही लिखना पड़ेगा। और दूसरी बात, मध्य प्रदेश ने एक और इनिशिएटिव लिया है। वो इनिशिएटिव ये है कि मध्य प्रदेश के अंदर डॉक्टरी की पढ़ाई यानी एमबीबीएस जैसी पढ़ाई भी अब हिंदी में हो सकेगी। तो दोस्तों भाषा का एक प्रभाव मध्य प्रदेश के ऊपर तो है ही। मध्य प्रदेश राज्य का जो प्रतीक है वो वही है जो अशोक के पिलर से लिया गया एक स्तंभ और अशोक का लॉयन और उसके पीछे बरगद का पेड़, ये मध्य प्रदेश शासन का एक प्रतीक, स्टेट एम्बलम है। साथ ही साथ दोस्तों बनियान ट्री ये मध्य प्रदेश का राज्य वृक्ष भी है। मध्य प्रदेश की राज्य मछली भी है जिसका नाम है महाशीर, जिसे तोरतोर मछली कहा जाता है, और ये मछली आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पर। दोस्तों इसके अलावा स्टेट एनिमल यानी राज्य पशु है यहाँ का बारहसिंघा, जिसे स्वैम्प डियर कहते हैं। इसके अलावा स्टेट बर्ड राज्य पक्षी है यहाँ पर दूधराज, जिसे एशियन पैराडाइज फ्लाई कैचर कहा जाता है। और इसके अलावा दोस्तों पाएंगे आप कि मध्य प्रदेश का राज्य वृक्ष है बरगद,
जो कि हम देख पा रहे हैं, वट वृक्ष कहते हैं इसे, या इसे बनियान ट्री कहा जाता है। एवं इसके अलावा यहाँ का स्टेट फ्लावर यानी राज्य पुष्प है मैडोना लिली, जिसे लिलियम कैंडियम कहते हैं। और ये लिलियम कैंडिडम जो है, लिलियम कैंडिडम बहुत इंपॉर्टेंट फूल है, लिली कहा जाता है इसे। और यहाँ का राज्य स्पोर्ट यानी कि राज्य खेल है मलखंभ। और ये मलखंभ भी एक ऐसी प्रतियोगिता होती है जिसमें इंसानी शरीर में जान चाहिए तो जा करके मलखंभ खेला जा सकता है। दोस्तों, यहाँ की एक बहुत ही फेमस मिठाई है जो मध्य प्रदेश में मिलती है, और वो है मावा बाटी। ऑल्दो ये गुलाब जामुन से मिलती जुलती है, लेकिन सुबह सुबह इस मावा बाटी को देख करके जिन लोगों को मिठाई पसंद है उनके मुंह में पानी जरूर आया होगा। कमेंट करके बताइएगा कि मावा बाटी आपको कैसी लगती है, यदि आपने खाई है तो। मध्य प्रदेश में स्टेडियम्स की चर्चा की जाए तो मध्य प्रदेश में होलकर क्रिकेट स्टेडियम है, जहां पर रिकॉर्ड्स भी बने थे। वीरेंद्र सहवाग जी का याद आता है मुझे, उन्होंने डबल सेंचुरी मारी थी वेस्ट इंडीज की टीम के खिलाफ। तो दोस्तों, ये इंदौर का वो होलकर क्रिकेट स्टेडियम है। एमराल्ड हाइट्स इंटरनेशनल स्कूल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इंदौर में ही है। कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम, ये वो स्टेडियम है जहां पर साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहली बार वनडे क्रिकेट में डबल सेंचुरी मारी थी हमारे द ग्रेट सचिन तेंदुलकर जी ने। और टीटी नगर स्टेडियम, तात्या टोपे नगर स्टेडियम भोपाल में मौजूद है। दोस्तों, डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ वेलफेयर DSYW, ये DSYW का एक बहुत बड़ा सेंटर है टीटी नगर स्टेडियम। और ये एक प्रपोज्ड स्टेडियम है जो ग्वालियर में बनने वाला है, और यह ग्वालियर का एक बहुत ही बड़ा इंटरनेशनल स्टेडियम होगा। दोस्तों, मध्य प्रदेश में 12 राष्ट्रीय उद्यान हैं, और ये किसी भी एक राज्य में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान कहे जाते हैं। कान्हा नेशनल पार्क की चर्चा करें तो बालाघाट और मंडला जिलों में। सतपुड़ा नेशनल पार्क की चर्चा करें तो होशंगाबाद जिले में, जिसका नाम अब बदल करके नर्मदापुरम कर दिया गया है। पन्ना नेशनल पार्क पन्ना एवं छतरपुर में। बांधवगढ़ नेशनल पार्क उमरिया जिले में। ऐसे ही यदि चर्चा को और आगे बढ़ाएं तो हम पाते हैं कि संजय नेशनल पार्क, जिसे संजय डुबरी के नाम से जानते हैं, ये सीधी एवं सिंगरौली में फैला हुआ है। और इसी का कंटिन्यूएशन जब छत्तीसगढ़ में होता है तो छत्तीसगढ़ में उसे गुरु घासीदास नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। संजय नेशनल पार्क में कंफ्यूजन ये भी होता है कि ये संजय डुबरी नेशनल पार्क है जो मध्य प्रदेश में है। यहीं अगर महाराष्ट्र वाले की चर्चा की जाए तो वो संजय गांधी नेशनल पार्क है, जिसे बोरीवली नेशनल पार्क नाम से भी जाना जाता है। वन विहार नेशनल पार्क भोपाल में मौजूद है। पेंच नेशनल पार्क सिवनी और छिंदवाड़ा में। भोपाल ऐसा एक वाहिद शहर है भारत का जिस शहर में बीचों बीच एक राष्ट्रीय उद्यान हो और चारों तरफ भोपाल बसा हुआ हो। पूरी तरीके से ग्रीन और सिटी ऑफ लेक्स के रूप में भोपाल को जाना जाता है। दोस्तों, इसके अलावा पेंच नेशनल पार्क सिवनी और छिंदवाड़ा, माधव नेशनल पार्क शिवपुरी में, और ओमकारेश्वर नेशनल पार्क खंडवा, फॉजिल नेशनल पार्क डिंडोरी, डायनासोर फॉजिल नेशनल पार्क धार, कूनो पालपुर नेशनल पार्क ये श्योपुर कला में। और आप सभी को पता है कि कूनो में चीते ला करके छोड़े गए थे। दोस्तों, मध्य प्रदेश की ऑफिशियल वेबसाइट से हमने ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क का एक मैप लिया है, और ये देख करके आप समझ पा रहे होंगे पूरी तरीके से कि कौन सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या कौन सा क्षेत्र कहां पर मौजूद है। तो दोस्तों, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि मैं सतना जिले का रहने वाला हूं, और अगर आप मेरे जिले की लोकेशन देखें तो आपको बड़ा मजा आएगा। और मैं इतनी ही खूबसूरत जगह पर रहता हूं कि अगर आप 100 किलोमीटर पश्चिम में जाएं तो पन्ना टाइगर रिजर्व, अगर आप 100 किलोमीटर पूर्व में जाएं तो संजय टाइगर रिजर्व, और 100 किलोमीटर यदि साउथ में जाएं तो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। अब मुझे ये बताइएगा कि चित्रकूट के जंगलों में नॉर्थ की तरफ कौन सा नया टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। इंतजार रहेगा कमेंट सेक्शन में इस चीज का। आगे बढ़े दोस्तों, तो लेक यानी कि भारत में मध्य प्रदेश के अंदर कौन कौन सी ऐसी झीलें हैं जो बड़ी महत्वपूर्ण हैं। जलपरी लेक है जबलपुर में। संग्राम सागर लेक भी जबलपुर में ही है। तवा रिजर्वायर होशंगाबाद में है। हलाली रिजर्वायर जो है ये भोपाल, रायसेन और विदिशा डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है। रानी तालाब रीवा में है। तेलिया तालाब मंदसौर में है। मोरवा रिजर्वायर नीमच में है, और नचनुन लेक खंडवा में है। नाचुन लेक के अलावा मुंशी हुसैन खां तालाब भी भोपाल में है। और दोस्तों, ये भी याद रखिएगा कि लेंडिया तालाब भी भोपाल में, मुंज सागर लेक भी धार में, और धर्म सागर लेक भी धार में। इसके अलावा दोस्तों, भोज लेक जिसे बड़ा तालाब कहा जाता है, तो भोज लेक भी यह भोपाल में स्थित है। एवं अलावा इसके शाहपुरा लेक भी भोपाल में स्थित है।
तो शाहपुरा लेक भोपाल की चर्चा हमेशा की जाती है, क्योंकि भोपाल जो है वो इतनी खूबसूरत सी जगह है जहां पर भदभदा लेक भी है, वो भदभदा डैम के रूप में, ऐसे ही कलियासोत डैम भी है और केरवा डैम भी है। तो केरवा, कलियासोत और भदभदा ये तीनों के तीनों भोपाल के अंदर ही स्थित है, और चूंकि ये डैम है और इनमें पानी भरा हुआ रहता है तो वह भी एक लेक का फॉर्मेशन कर देता है। दोस्तों, अगर आगे चल करके आपसे थोड़ी एक चर्चा करके कहना चाहूं तो ये जो खूबसूरत सा दृश्य आप देख पा रहे हो, ये भोपाल के भोजताल का है। ये भोजताल राजा भोज द्वारा निर्मित करवाया गया था, और इसके बारे में कहा जाता है कि ये बड़ा तालाब है और ये अति खूबसूरत है, जिसे आप देख सकते हो। और इसके पास से यह जो क्षेत्र है ये VIP रोड कहलाता है भोपाल के अंदर। वेलकम टू द सिटी ऑफ लेक्स, यानी भोपाल को कहते हैं झीलों का शहर। और ये जो क्षेत्र आप देख पा रहे हो ये भोपाल के आसपास का श्यामला हिल्स एरिया कहलाता है, जहां पर मुख्यमंत्री निवास भी है। तो ये जो खूबसूरत सी जगह आप देख पा रहे हैं ये मुख्यमंत्री निवास के ऊपर है, झील के ऊपर का क्षेत्र। खैर चलिए, इतनी स्टैटिक जीके की तो जरूरत भी नहीं है दोस्तों। फोक डांस की अगर चर्चा करें तो मध्य प्रदेश जनजातियों एवं वन्य परिक्षेत्र के मामले में नंबर 1 पर है। जनजातीय पॉपुलेशन सबसे ज्यादा MP में, और वन से ढका हुआ क्षेत्र एरिया वाइज बात करें तो सबसे ज्यादा भी मध्य प्रदेश। फोक डांसेस यहाँ पर निमार, काठी, गणगौर, फाफरिया, माडल्या, अड़ाखड़ा या डंडा नृत्य किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों कुछ और भी डांसेस हैं, जैसे जवारा नृत्य, मटकी, आड़ा खड़ा तो हमने बता ही दिया। फूल पत्ती डांस भी यहीं किया जाता है, ग्रीदा डांस भी यहीं किया जाता है, सेला लारकी डांस भी यहीं, सेला भदोनी भी यहीं, माच नृत्य भी यहीं। और अगर जनजातियों की चर्चा करें तो जनजातियां कुछ विशेष डांस भी करती हैं, जिनके बारे में प्रश्न पूछ लिया जाता है कई बार। जैसे मालवा जो क्षेत्र है, मालवा क्षेत्र में एक डांस होता है, जनजाति नहीं है ये, लेकिन इसे मटकी डांस कहते हैं। सिर के ऊपर बहुत सारी मटकियां रख करके बैलेंस और संतुलन का एक अद्भुत प्रदर्शन किया जाता है, जो आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। और ये जल महोत्सव के दौरान की तस्वीर है जो 2016-17 में हुआ था। मालवा में मटकी डांस बहुत ही फेमस है। बुंदेलखंड में राई, सायरा, जवारा, बधाई, कनारा ना, धीरमर थाई, दीवारी, ये सब डांस बड़े फेमस। और बघेलखंड की चर्चा करें तो यहाँ अहिराई, बिरहा, कलसा, दादर, केमाली, साजन सजनी, केहरा, अटारी, ये सब डांस बड़े फेमस हैं। और ये डांसेस ही नहीं है दोस्तों, ये वहाँ के कल्चर का हिस्सा है। जैसे केमाली, साजन सजनी जो होता है ये शादियों के दौरान अक्सर एक बैंटर के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें लड़की वाले जरूर लड़के वालों को चिढ़ाते हैं जब बारात आती है। दोस्तों, कर्मा जो डांस है याद रखिएगा, ये गोंड और उरांव जनजातियां करती हैं। ऐसे ही सैला रीना गोंड जनजाति करती है। गोंचो डांस गोंडो जनजाति करती है, गोंड जनजाति। भगोर या भील, भिलाला लोग या पटलिया लोग करते हैं। ऐसे ही चटकोरा कोरकू, थाप्ती कोरकू, लहंगी सहरिया, बंजारा और कंजर जनजातियों द्वारा, और लोटा डांस बंजारों द्वारा किया जाता है। तरताली कमार जनजाति द्वारा किया जाता है। सुआ या सुग्गा बैगा जनजाति द्वारा किया जाता है। और ये सुआ या सुग्गा का मतलब होता है तोता, पैरट, ये शब्द इस्तेमाल किया जाता है। सरहुल उरांव जनजाति द्वारा, पोल दहका कोल जनजाति द्वारा किया जाता है। ऐसे ही बांस गीत राउत जनजाति द्वारा, भदम ये पुरुष नृत्य है, ये भारिया द्वारा, और सैतम जो है ये भरिया जनजाति महिलाओं द्वारा किया जाता है। पातालकोट छिंदवाड़ा में कोरकू जनजाति करती है। टीना गोंड जनजाति, दोहा सभी नृत्यों का मिला करके एक माला है जिसे भील जनजाति करती है। और ऐसे ही गोल गधेड़ो भील जनजाति का, और काकासर मुड़िया जनजाति का एक बहुत ही फेमस डांस है। दोस्तों, एक बहुत महत्वपूर्ण और फेमस डांस है जो शादियों में आपको खूब देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश में, और इसे कहा जाता है दुलदुल घोड़ी, जिसे राजस्थान में आपने कच्ची घोड़ी के रूप में सुना है। शादियों में आमतौर पर वह डांस खूब देखने को मिलता है। राजस्थान के ही एपिसोड के दौरान मैंने कहा था इसे मध्य प्रदेश में दुलदुल घोड़ी के नाम से जाना जाता है, और वो डांस लोकेलिटी में मध्य प्रदेश में शादियों के दौरान अक्सर देखने को मिलता है। इसमें एक व्यक्ति एक घोड़े के कॉस्ट्यूम को लेकर के उतरता है और उसके बाद वह आगे की तरफ बढ़ता है, तो ऐसा लगता है कि मानो वह घोड़े पर सवार हो, परंतु बात यह नहीं है, वह अपना पैर रखे हुआ होता है, जैसा कि आप इस तस्वीर में भी देख पा रहे हो। अगर हवाई अड्डों की चर्चा की जाए ना मध्य प्रदेश में, तो राजा भोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट भोपाल एयरपोर्ट है, देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट इंदौर एयरपोर्ट है और ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। राजमाता विजय राजे सिंधिया एयर टर्मिनल ये ग्वालियर का एयरपोर्ट है, डोमेस्टिक है। और दोस्तों
ये जो खूबसूरत से एयरपोर्ट आप देख पा रहे हो, यह है राजा भोज हवाई अड्डा है भोपाल का। अलावा इसके डुमना एयरपोर्ट जबलपुर का डोमेस्टिक है और खजुराहो एयरपोर्ट डोमेस्टिक है खजुराहो का। खजुराहो एक ऐसा टाउन है जो कि छतरपुर जिले के अंतर्गत आता है, पन्ना नेशनल पार्क के जस्ट बगल में। बेतवा नदी, चंबल नदी, धसान नदी, केन नदी, माही नदी, नर्मदा नदी, और नर्मदा को तो मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहते हैं। लगभग 1000 किलोमीटर के आसपास ये मध्य प्रदेश के अंदर ही बहती है। अमरकंटक से निकलती है नर्मदा, सोन और जोहिला नदियां। वैसे ही बेतवा नदी का उद्गम होता है मध्य प्रदेश के रायसेन से। चंबल नदी का उद्गम होता है महू के पास जनापाव पहाड़ी से, और ऐसे ही केन नदी का उद्गम होता है कटनी के अंदर कैमूर पहाड़ियों से। सोन नदी का उद्गम अमरकंटक बताया मैंने। ताप्ती नदी बैतूल में मुल्ताई फॉरेस्ट रिजर्व से निकलती है, और ऐसे ही वेनगंगा, वर्धा और टोंस जैसी नदियां हैं जो मध्य प्रदेश के रीजन को बड़ा ही फर्टाइल बनाती हैं। मध्य प्रदेश में आमतौर पर काली मिट्टी है, जिस वजह से यहाँ पर चीजों की खेती काफी बढ़िया होती है। दालों के उत्पादन में तो मध्य प्रदेश पूरे भारत में नंबर 1 है। पूरे भारत के दालों का कुल उत्पादन का लगभग 32 से 33% मध्य प्रदेश में ही है। तवा बांध होशंगाबाद, ये तवा नदी पर। गांधी सागर डैम, इसकी चर्चा हमने की है, चंबल नदी पर मौजूद है। ओमकारेश्वर बांध जो है खंडवा में, इसके बारे में भी हमने कहा नर्मदा नदी पर मौजूद, और इंदिरा सागर भी नर्मदा नदी पर ही मौजूद। बरगी डैम जो जबलपुर का, यह भी नर्मदा नदी पर ही है। और हलाली बांध जो है ये रायसेन में मौजूद है दोस्तों, संक पर। साथ ही साथ तिघरा बांध ग्वालियर, ये संक नदी पर है। शंख नदी भी कहा जाता है उसे। और महीखेड़ा शिवपुरी में, माचागोड़ा बांध है छिंदवाड़ा में। इन सभी बांधों की वजह से मध्य प्रदेश में सिंचाई संभव हो पाती है। अगर फेस्टिवल्स की चर्चा की जाए तो कुछ ऐसे भी फेस्टिवल्स होंगे नॉन रिलीजियस होंगे, और कुछ ऐसे भी होंगे जो रिलीजियस होंगे। अब रिलीजियस जितने भी फेस्टिवल होते हैं उनमें सिखों के त्योहार, जैनों के त्योहार, बौद्धों के त्योहार और हिंदुओं के त्योहार एवं मुसलमानों के त्योहार तो हैं ही। अब ईद उल अधा होगी या ईद उल जुहा होगी, ईद उल फितर होगी, तो ये त्योहार तो वैसे भी मुस्लिम कम्युनिटी मनाते हैं। दीपावली, दशहरा, होली या रक्षाबंधन, ये त्योहार हिंदू कम्युनिटी मनाते हैं। प्रकाश पर्व होगा या गुरु नानक देव जी की जयंती होगी, तो ये स्वाभाविक तौर पर मनाते हैं हमारे सिख कम्युनिटी के लोग। परंतु नॉन रिलीजियस फेस्टिवल्स की चर्चा की जाए, यानी कि गैर धार्मिक त्योहारों की, तो लोक रंग फेस्टिवल बड़ा ही महत्वपूर्ण फेस्टिवल है। अखिल भारतीय कालिदास समारोह भी मध्य प्रदेश में ऑर्गेनाइज किया जाता है। खजुराहो फेस्टिवल भी मध्य प्रदेश में होता है, और मालवा उत्सव भी मध्य प्रदेश का एक प्रमुख उत्सव है। तानसेन संगीत समारोह भी मध्य प्रदेश का एक बहुत ही फेमस उत्सव है। पचमढ़ी उत्सव भी मध्य प्रदेश का बहुत फेमस, और पंडित कुमार गंधर्व समारोह देवास में और ध्रुपद समारोह भोपाल में होता है। दोस्तों इसके अलावा आमिर खान फेस्टिवल, राग अमीर इंदौर में, उस्ताद अलाउद्दीन खान संगीत समारोह मैहर में। ये मैहर पहले सतना जिले का हिस्सा हुआ करता था, और मैहर में भारत का शारदा मां का मंदिर मौजूद है, और ये शारदा मां के शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। कहा जाता है कि मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड के चंदेल राजा परमर्दी देव दरबार में ऐसे 2 सेनापति मौजूद थे जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ तुमुल महोबा का युद्ध लड़ा था 1182 में। और इस युद्ध में आल्हा और ऊदल की चर्चा खूब होती है। माना जाता है कि मैहर में मां शारदा के मंदिर में अब भी उनकी मौजूदगी दर्ज है। सुबह सुबह दीपक जलाने में लोक मान्यताएं ये कहती हैं कि आल्हा का ही हाथ है। उनके बारे में हमारे जो काव्य हैं वह भी कहते हैं कि बड़े लड़ैया महोबा वाले, इनकी मार सही न जाए, एक कमारे दुई मर जावे, तीसर खौफ खाए मर जाए। कहा जाता है कि जब वो युद्ध के लिए निकले थे उसी समय पर छींक आ गई, और छींक आने पर उनकी मां ने कहा कि बेटे ये तो अपशगुन हो गया। तो आल्हा ने कहा कि यदि कोई क्षत्रिय शगुन मानकर युद्ध करने जाए या अपशगुन मानकर युद्ध करने न जाए तो उससे देश की रक्षा कैसे हो पाएगी। अगर देश की सीमाओं को सुरक्षित रखना है तो शगुन या अपशगुन नहीं देखे जा सकते। शगुन मना में बामन बनिया, जे बंध मऊर ब्याहें जाएं, अशगुन न माने क्षत्रिय को, जे रण लौह चबा में जाएं। और उस समय पर तो ये ऐसी कहावतें बहुत सारी बुंदेली भाषा में और बघेली भाषा में आपको मिलती है, जिसके अंतर्गत ये कहा जाता है कि 12 बरस रो कुकुर जीवे, 16 बरस रो जिये सियार, बरस 18 क्षत्रिय जीवे, आगे जीवन को धिक्कार। 12 वर्ष कुत्ते की आयु होती है, 16 वर्ष सियार की, 18 वर्ष से ज्यादा क्षत्रिय जी नहीं पाता क्योंकि किसी न किसी युद्ध में मारा जाता है, और आगे यदि वो जी गया तो धिक्कार है उसके जीवन को।
दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको चर्चा करके बताया कि ओरछा फेस्टिवल यह ओरछा में होता है और ओरछा यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में टेंटेटिवली ग्वालियर के साथ आने वाली एक बहुत ही महत्वपूर्ण साइट है। ओरछा बुंदेलों की राजधानी भी हुआ करती थी और यह भी आप जानते हैं कि बहुत ही खूबसूरत सा राजा राम मंदिर है, जिसके बारे में खास बात यह कही जाती है कि वहां पर राजा राम है, यानी कि भगवान राम की तरह नहीं, उन्हें आज भी वहां के राजा के तौर पर पूजा जाता है। मध्य प्रदेश राज्य की स्टेट पुलिस अभी भी उनके उठने का समय, उनके सोने के समय पर सलामी देती है और बाकायदे गन सैल्यूट मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा राजा राम मंदिर ओरछा में दिया जाता है। भगवान की तरह नहीं, राम को राजा की तरह पूजे जाने वाला अगर कोई एक मंदिर है भारत में तो वह है राजा राम मंदिर, जो कि ओरछा में मौजूद है। पद्माकर समारोह सागर में होता है और हरेली जो है, हरेली भी एक बहुत महत्वपूर्ण महोत्सव है। दोस्तों, अगर जनजातीय महोत्सवों की चर्चा करें, जनजातीय त्योहारों की चर्चा करें, तो ओराइन जनजाति जो है वह कर्मा फेस्टिवल मनाती है। लारूकाज फेस्टिवल गोंडों द्वारा मनाया जाता है आदि पुरुष नागा बैगा की याद में। गणगौर मालवा का है और रसनवा ये बैगा आदि पुरुष नागा बैगा के बारे में वैसे ही मैंने चर्चा की। इसके अलावा दोस्तों, आप पाते हैं कि जो ये हमारे मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, यहाँ पर मेघनाथ फेस्टिवल गोंडों द्वारा, मदाई फेस्टिवल गोंडों द्वारा और अबुझ मदिया द्वारा काकसर फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। दोस्तों, तो इस तरह से अन्य बहुत सारे ऐसे फेस्टिवल्स हैं जिनको मध्य प्रदेश पूरी तरीके से अपने में समाये हुए हैं। थर्मल पावर प्लांट या ताप विद्युत संयंत्रों की चर्चा की जाए तो विंध्याचल थर्मल पावर स्टेशन, सतपुड़ा थर्मल पावर स्टेशन, संजय गांधी थर्मल पावर प्लांट, ये सब मध्य प्रदेश में ही मौजूद हैं। सिंगाजी थर्मल पावर प्लांट और अमरकंटक थर्मल पावर प्लांट, ये सब मध्य प्रदेश के ही हैं। और इसके अलावा दोस्तों, यहाँ की प्रमुख फसलों में खरीफ सीजन में सोयाबीन, धान, मक्का, अरहर, मूंग, उड़द, ज्वार, बाजरा, कोदो, कुटकी, तिल, कपास खूब बोया जाता है। और वहीं अगर हम चर्चा करें रबी की फसलों की, जिन्हें विंटर सीजन क्रॉप्स कहते हैं, वहां गेहूं, चना, मटर, मसूर, सरसों, गन्ना, अलसी की खूब खेती होती है। और जैसा कि मैंने आपको कहा, दालों के उत्पादन में मध्य प्रदेश पूरे भारत के कुल उत्पादन का लगभग 32 से 33% उत्पादन करता है। अगर सिटीज विथ निकनेम की चर्चा की जाए कि यहां पर शहरों के क्या निकनेम हैं, तो सिटी ऑफ मैंगनीज कहते हैं बालाघाट को, क्योंकि यहां से बहुत मैंगनीज खोदा जाता है। भोपाल को कहा जाता है सिटी ऑफ लेक्स। ऐसे ही धार को सिटी ऑफ भोज कहते हैं, क्योंकि राजा भोज का शासन धार से हुआ करता था। ग्वालियर को कहा जाता है सिटी ऑफ तानसेन या जिब्राल्टर ऑफ द ईस्ट। दोस्तों, ग्वालियर को सिटी ऑफ तानसेन इसलिए भी कहते हैं क्योंकि ग्वालियर एक ऐसा शहर है जहां से राम तनु पांडे बिलोंग करते थे और वो रीवा के राजा रामचंद्र के दरबार में हुआ करते थे। रीवा के राजा रामचंद्र के दरबार से, जो कि अकबर के समकालीन थे, फिर राम तनु पांडे जी यानी कि तानसेन जी भेजे गए अकबर के दरबार में और तब अकबर ने उन्हें तानसेन की उपाधि दी। दोस्तों, इसके अलावा इंदौर को मिनी बॉम्बे और सिटी ऑफ अहिल्या कहा जाता है, क्योंकि अहिल्याबाई होलकर, महारानी अहिल्याबाई होलकर ने यहाँ पर शासन किया है। कटनी को कहते हैं सिटी ऑफ लाइम यानी चूने का शहर। इसके अलावा जबलपुर को कहा जाता है सिटी ऑफ मार्बल, संगमरमर का शहर। संगमरमर इसलिए क्योंकि नर्मदा नदी पर मौजूद भेड़ाघाट प्रपात संगमरमर के चारों तरफ लगभग 15-16 मीटर का वाटरफॉल है, जो कि धुंध पैदा कर देता है, इसीलिए भेड़ाघाट प्रपात को धुआंधार वाटरफॉल या धुआंधार प्रपात भी कहते हैं। खजुराहो को कहते हैं सिटी ऑफ स्कल्पचर्स यानी मूर्तियों का शहर। मांडू को कहते हैं सिटी ऑफ जॉय यानी आनंद का शहर। रीवा को कहते हैं सफेद शेरों का शहर, सिटी ऑफ व्हाइट टाइगर्स। व्हाइट लॉयंस लिख दिया गया है, व्हाइट टाइगर्स कहते हैं सफेद शेरों का शहर या सफेद बाघों का शहर कहा जाता है। वैसे इसे सफेद शेरों का ही शहर कहते हैं और सिटी ऑफ व्हाइट टाइगर्स। स्विट्जरलैंड ऑफ मध्य प्रदेश सागर को कहा जाता है। शिवनी को कहा जाता है मिनी लखनऊ या लखनऊ ऑफ मध्य प्रदेश। उज्जैन को कहते हैं सिटी ऑफ टेम्पल से सिटी ऑफ महाकाल, महाकाल की नगरी। और मालवा क्षेत्र को कहा जाता है ग्रेनरी ऑफ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश का अन्न भंडार, क्योंकि काली मिट्टी में बराबर अनाज की उपज होती है। सौर ऊर्जा संयंत्रों की चर्चा की जाए तो टाटा पावर सोलर पावर प्लांट और वेल्सपन का सोलर पावर जो है ये प्लांट मध्य प्रदेश में है। दोस्तों, एक और चर्चा इसी के साथ मैं आपको ये भी करके बताना चाहता हूं कि रीवा में भारत के सबसे बड़े पावर प्लांट्स में से या सोलर पावर प्लांट में से एक स्टैब्लिश किया गया है।
खनिज में कॉपर, डायमंड, मैग्नीज, बॉक्साइट, लाइमस्टोन और डोलोमाइट, ये बहुत ज्यादा। और डायमंड की अगर खदानें मानी जाए तो डायमंड की खदानें सिर्फ मध्य प्रदेश के अंदर बुंदेलखंड के पन्ना और छतरपुर क्षेत्र में ही है। और इसके पीछे भी कहानी कही जाती है कि एक समय बुंदेलखंड में राजा छत्रसाल बुंदेला शासन किया करते थे और उनके बारे में कहा जाता था कि जहां जहां उनके घोड़े की टाप पड़ी वहां वहां हीरा हुआ। हालांकि इसके पीछे वजह अलग है कि कार्बन जब धीरे धीरे हीट और टेम्परेचर में अपने आप को मजबूत करता रहता है तो वह हीरा बनाता है। छत्ता तोरे राजमा धक धक धरती होए, जित जित घोड़ा टप धरे उत उत हीरा होए। ये बुंदेली में बड़ी अच्छी कहावतें हैं जो हम लोग पढ़ते हैं और अक्सर इनके बारे में हम पढ़ने को पाते हैं। दोस्तों, बड़े फेमस मंदिरों में अगर चर्चा की जाए ना मध्य प्रदेश के, तो पुरानी वाली पार्लियामेंट का डिजाइन भी मध्य प्रदेश के 64 योगिनी मंदिर से लिया गया था, जिसको कभी गुर्जर प्रतिहार शासकों ने बनवाया था मुरैना के अंदर। 64 योगिनी मंदिर ऐसे तो एक खजुराहो में भी है और जबलपुर के निकट भी है, लेकिन 64 योगिनी मंदिर मुरैना वाला अति महत्वपूर्ण है, जिसके पुराने वाले पार्लियामेंट के डिजाइन के ट्रेसेस बताए जाते हैं। और दोस्तों, सांची स्तूप रायसेन में मौजूद है, खजुराहो के टेम्पल है खजुराहो में, महाकाल मंदिर उज्जैन में है, ओमकारेश्वर मंदिर खंडवा में। और मध्य प्रदेश तो वैसे ही मंदिरों की गढ़ है। ये देख सकते हैं आप सांची का खूबसूरत सा स्तूप, जिसका निर्माण अशोक के समय काल में किया गया था। ये सांची स्तूप है जो कि रायसेन में मौजूद है। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम चर्चा करें एक और जगह की, तो वो है खजुराहो के मॉन्यूमेंट्स। और ये जो मंदिर आप देख पा रहे हो, ये कंदरिया महादेव मंदिर है। अत्यंत खूबसूरत खजुराहो के टेम्पल्स, खजुराहो के मॉन्यूमेंट्स। इसके अलावा दोस्तों, ये जो आप देख पा रहे हैं, ये है महाकालेश्वर की नगरी उज्जैन का एक बहुत ही खूबसूरत सा फोटो है। और इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। और अलावा इसके दोस्तों, यह भी याद रखिएगा कि यह है ओमकारेश्वर, जो कि खंडवा में मौजूद है, खंडवा में नर्मदा नदी के किनारे। जबकि उज्जैन की चर्चा की जाए तो उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे मौजूद है। दोस्तों, इसके अलावा ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग किस किस चीजों को मिला है, तो चंदेरी की साड़ियां, चंदेरी एक सिल्क है, चंदेरी सिल्क और महेश्वर सिल्क बड़े फेमस है मध्य प्रदेश के। चंदेरी सिल्क को मिला हुआ है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग, यानी भौगोलिक संकेतक टैग मिला हुआ है। झाबुआ के कड़कनाथ मुर्गे को मिला हुआ है लेदर टॉय ऑफ इंदौर, यानी कि इंदौर के चमड़े के खिलौने। और मध्य प्रदेश के बाघ प्रिंट, इनको मिला है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। रतलामी सेब को, ये नमकीन है, बढ़िया बढ़िया होती है। और बेल मेटल जो है, बेल मेटल वेयर ऑफ दतिया इन टीकमगढ़, वहां पर बहुत अच्छे बेल मेटल वेयर बनाए जाते हैं, यानी कि घंटियां बहुत अच्छी बनती हैं। इंदौर लोगों के जो लेदर टॉय हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। और महेश्वर साड़ियां और फैब्रिक, जैसा कि मैंने आपको कहा कि चंदेरी और महेश्वर, मुरैना की गजक को, रीवा के सुंदरजा आम को, इन सब को भौगोलिक संकेतक टैग से नवाजा गया है। दोस्तों, रामसर स्थलों की चर्चा की जाए तो अपर लेक हम सबसे पहले पाते हैं। अपर लेक को सन 2002 में एक रामसर स्थल घोषित कर दिया गया था। भोज वेटलैंड, जिसे बड़ा तालाब कहते हैं, यह रामसर स्थल है। यशवंत सागर लेक और सीरपुर लेक, इन्हें 2022 में डिक्लेयर किया गया है एक रामसर स्थल। और सख्य सागर लेक, यह शिवपुरी में है। और ऐसे 4 कुल मिलाकर के रामसर स्थल इस समय पर अभी मध्य प्रदेश में मौजूद है। दोस्तों, इसके अलावा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की चर्चा करें तो इसके बारे में तो खैर क्या ही कहा जाए। बगदरा, बोरी, गांधी सागर, घाटी गांव, केन घड़ियाल, खैनी एवं राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्यजीव अभ्यारण्य, नौरादेही वन्यजीव अभ्यारण्य, ओरछा, पचमढ़ी, कूनो, गंगोमिनी, फिन वन्यजीव अभ्यारण्य एवं रातापानी टाइगर रिजर्व, सैलाना, सरदारपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, सिंगोरी, सोन घड़ियाल वन्यजीव अभ्यारण्य और वीरांगना दुर्गावती वन्यजीव अभ्यारण्य, ये सभी वो वन्यजीव अभ्यारण्य हैं जो मध्य प्रदेश में मौजूद हैं। यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर्स है पेरिस में, और यह अपने विश्व धरोहर स्थलों को घोषित करके पूरी दुनिया भर में इसका मान बढ़ाता है। खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स 1986 में घोषित किए गए थे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में। सांची स्तूप 1989 में घोषित किया गया था विश्व धरोहर सूची में। और भीमबेटका की रॉक गुफाएं जो हैं वह 2003 में घोषित की गई थी विश्व धरोहर सूची का हिस्सा।
दोस्तों क्यों ना एक नजर डालते हैं इन पर और आप पाएंगे कि ये जो खूबसूरत से अलग अलग जगह हैं यूनेस्को की विश्व विरासत सूची के बहुत महत्वपूर्ण हिस्से हैं। खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स 1986, इसके अलावा सांची का स्तूप 1989, और यह जो आप देख पा रहे हो यह है भीमबेटका की रॉक शेल्टर्स हैं। इन्हें 2003 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची का हिस्सा माना गया। ये तो रॉक एज के बारे में बता रहे हैं, स्टोन एज के बारे में बता रहे हैं। तो आइए दोस्तों, अब यहां तक हम लोग अपने मध्य प्रदेश को डिस्कस करने के बाद आपको यह घोषणा करके बताना चाहते हैं कि अगला एपिसोड जो है वह 27 अक्टूबर को आएगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस एक अकेले पूरे एपिसोड को डिजाइन करने में लगभग मेरी 2 दिनों की मेहनत लगती है और तब जाकर के एक एपिसोड डिजाइन हो पाता है। लगभग 10 से 12 घंटे लगातार फोटो और रिसर्च एवं कंटेंट का ऑथेंटिकेशन देखते देखते मैं लगाता जरूर हूं। एक बार फिर से दशहरा पर्व की आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। अगला एपिसोड 27 अक्टूबर को सुबह 7 बजे फिर से आपके पास पहुंचेगा और प्रोबेबली चूंकि डिमांड बिहार की भी काफी ज्यादा है, इसलिए बिहार राज्य के ऊपर कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। साथ ही साथ यह भी बता देना चाहते हैं कि एसएससी का महापैक दोस्तों आपके सभी एग्जामिनेशंस को क्लियर करवाएगा, और अगर आप चाहते हो इस पर मैक्सिमम डिस्काउंट, एसएससी के महापैक के माध्यम से आप सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, सीपीओ, सिलेक्शन पोस्ट, स्टेनोग्राफर और जीएसटी की तैयारी कर सकते हो। 2000 घंटे से ज्यादा लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, 4000 से ज्यादा टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस, हैंड रिटन नोट्स और 1000+ ई बुक्स अवेलेबल हैं। Y263 कोड का इस्तेमाल कीजिए और इस कोड के माध्यम से आप पा सकते हैं मैक्सिमम डिस्काउंट। तो दोस्तों, विजयादशमी के दिन भगवान राम ने किस राक्षस का वध किया था, ये आज आपके लिए एक प्रश्न है और इस प्रश्न का उत्तर मेरे ख्याल से आप लोग देंगे जरूर। साथ ही साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। लाइक कीजिएगा इस सेशन को, कमेंट करके बताइएगा कि बिहार के बाद कौन सा राज्य पढ़ना चाहते हैं, और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। इतना शेयर कंटेंट और लगभग मेरी 12 से 15 घंटे की मेहनत का ये वीडियो आपके लिए कैसा लगा, यह भी जरूर बताइएगा। जय हिंद दोस्तों, जय भारत, और मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में बिहार के साथ, और फिर चर्चा करेंगे कि अगला राज्य कौन सा होगा। जय हिंद।